नहीं, चश्मे का नंबर लेने के लिए और स्पेशली अगर किसी को पहली बार चश्मे का नंबर लग रहा है तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑप्टिकल स्टोर से चश्मे का नंबर ना लें। माइनस का नंबर अगर एक बार बच्चे को आ गया है तो फिर वो नंबर नहीं उतरते हैं, वो नंबर इनफैक्ट बढ़ते हैं समय के साथ साथ। 17-18 साल की उम्र तक नंबर बढ़ते हैं। चश्मे का नंबर हाइट की तरह है। किसी की हाइट अगर 5 फुट 9 इंच हो गई है तो 5 फुट 8 इंच पे कभी नहीं पहुंचेगी। सर चश्मा भी कभी खत्म नहीं होता है। चश्मा उतारने का एकमात्र तरीका है नहाने से, घास पे चलने से, या फिर एक पर्टिकुलर कोई दवा डालने से, है ना, इस तरह के वो नंबर नहीं जाता है। न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा योगदान है आँखों में, लेकिन अगर कोई इंसान ये समझ रहा है कि उससे चश्मा उतर जाएगा तो वो संभव नहीं है। जय हिंद वॉरियर्स, मैं प्रिया झाला, पॉडकास्ट होस्ट, अपने पॉडकास्ट शो अ टॉक विद ब्रेव हार्ट्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी, पर चारों दिन देखने के लिए आंखें तो होनी ही चाहिए, चाहे वो अंदर दृष्टि हो या बाह्य दृष्टि। ऐसे ही अंतर्दृष्टि क्लिनिक चलाने वाले ब्रेव हार्ट्स डॉक्टर प्रतीक तिवारी जी MBBS, MS, FSCEH, कॉर्निया, कैटरेक्ट एवं लेसिक सर्जन का हम इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। श्रीमान ने 2017 से अपनी सेवाएं आंखों के डॉक्टर के रूप में देना चालू किया, जो आज तक चालू है, तथा इनके हैप्पी पेशेंट्स की भी कतार बहुत लंबी है। श्रीमान ने अपने वैल्यूएबल टाइम में से कुछ समय निकालकर पुलिस एवं फौज में जाने वाले एस्पिरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इस पॉडकास्ट में शेयर की है। हम ब्रेव हार्ट्स डॉक्टर तिवारी जी को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, मैं प्रिया झाला सैल्यूट एकेडमी के इस नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग एक डिफेंस इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और बच्चों को आंखों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम पर्सनली किसी भी स्टूडेंट को एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। हम सजेस्ट करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपनी आंखों का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। आपकी आंखों में नंबर है, आपकी आंखों में पानी आता है, या आपकी आंखों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, स्पेशली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी को हम चाहेंगे कि आज के इस पॉडकास्ट में हम सॉर्ट आउट करें और ऑथेंटिक और रियल इंफॉर्मेशन के साथ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतीक तिवारी जी। तो सर, सैल्यूट एकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आज हम लोग बहुत खुश हैं, इस पॉडकास्ट में हमें आपसे मिलने का सर और बात करने का मौका मिला। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, साथ में भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें समस्याएं हैं, उन पे आज हम बात करेंगे जी। लेकिन सर, उससे पहले आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सर वो किसी बच्चे के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। श्योर जी। तो सर बताएं अपने बारे में। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक तिवारी है। मैं बेसिकली ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश में इटावा नाम का एक ज़िला है, मेरी पैदाइश वहीं हुई थी। पापा मेरे बैंक में थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक मैनेजर थे। मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं। पापा मेरे रिटायर हो चुके हैं। मैंने अपनी MBBS और MS दोनों ही इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज या MY हॉस्पिटल, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैं करीबन 3.5 साल में दिल्ली में था। दिल्ली में डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पर कार्यरत था। वहाँ पे मैंने चश्मा हटाने की सर्जरीज़ प्लस कॉर्निया ट्रांसप्लांट्स और कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद सर्जरी, तीनों में मैंने एक सुपर स्पेशलिटी कोर्स किया। उसके बाद फिर मैं इंदौर में, उसके बाद फिर मैं ग्वालियर में था। ग्वालियर में एक ASGI हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पर था 6 महीने। फिर मैं इंदौर में सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल है विजयनगर में, जहाँ पे मैं 2 साल था। और अब मेरा खुद का हॉस्पिटल है यहाँ पर, अंतर्दृष्टि नेत्रालय, स्कीम 140 में जी। तो अभी तक मेरी जर्नी एक नॉर्मली जर्नी रही है, जहाँ तक मुझे लगता है। जी सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो। तो सर बताना चाहेंगे कि जैसे MBBS तो कर ही लेते हैं, सर आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना? इस सिलेक्शन का क्या आपका कुछ सपना था, ऐसा कुछ था क्या? देखिए, सपना तो ऐसा सच नहीं था, लेकिन हाँ, डेफिनेटली मुझे आँखों में काफ़ी इंटरेस्ट था। उसका रीज़न ये है कि आई एक ऐसी स्पेशलिटी है जो कि काफ़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। इसमें मल्टीपल गैजेट्स रहते हैं, मल्टीपल चीज़ों में हम इंटरवेंशन कर सकते हैं और हमें सारी की सारी चीज़ें डायरेक्टली दिखती हैं।
मतलब यहाँ पे कुछ गेस वर्क नहीं है। तो मुझे आई स्पेशलिटी काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। पेशेंट को, अगर किसी भी पेशेंट को विजन मिलता है, नज़र मिलती है, तो वो लाइफ लॉन्ग हमारा एक मतलब वो ग्रेटिफाइड पेशेंट रहता है, सेटिस्फाइड पेशेंट रहता है लाइफ लॉन्ग। तो इस मामले में मुझे ये ब्रांच काफ़ी अच्छी लगी और इसीलिए मैंने इसे चुना। जी सर, बहुत अच्छा लगा जान के। जी। तो सर मतलब आपको कितने साल हो चुके हैं सर अभी मतलब इस काम करते? 2018 में मैंने अपना एमएस कंप्लीट किया था और आज 2025 चल रहा है, तो 7 साल हो चुके हैं। जी। ठीक है सर। तो जैसा कि आप सर जानते हैं हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स आते हैं, जी। तो सबसे पहला ही जो उनका क्वेश्चन होता है कि मैम हमारी जो आईज़ हैं वो 6/6 है या नहीं है? जी। तो सर इसको थोड़ा समझाना चाहिए। जी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि 6/6 का क्या मतलब होता है। 6/6 बेसिकली डब्ल्यूएचओ द्वारा दिया गया एक पैरामीटर है। 6/6 विज़न का मतलब होता है कि व्यक्ति की रोशनी 100% है। ओह! जी। उसी तरीके से 6/9 होता है। जैसे-जैसे जो डिनोमिनेटर है बढ़ता चला जाएगा, वैसे-वैसे रोशनी कम होती चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 6/6 100% विज़न है, 6/9 जो है वो अराउंड 90% विज़न है, ओके। 6/12 जो है वो उससे कम है, 6/18 उससे कम है, 36 और 6/60 इस तरीके से रहता है। जनरली जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, जिनको आर्मी के लिए जाना है या फिर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जो भी इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, एमपी पुलिस, तो उसमें उनका विज़न कहीं न कहीं 6/9, 6/18 रहता है, चश्मे का नंबर -1, -1.5 इस तरह के चश्मे के नंबर रहते हैं। तो कई बार वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर हमारा विज़न जो है वो 6/9 था और हमें वो मेडिकल से निकाल दिया गया है या फिर हमें बाहर कर दिया है और ऐसा बोला है कि आपका विज़न कम है। तो देखिए, हर व्यक्ति को 6/6 की ही रोशनी चाहिए होती है। अगर उसको आर्मी में, एयर फ़ोर्स में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जाना है तो उसको 6/6 विज़न चाहिए और ये विज़न अनकरेक्टेड होना चाहिए। कहने का मतलब है, चश्मे के साथ 6/6 दिखना एक अलग चीज़ है। बिना चश्मे के उसको 6/6 की रोशनी उसकी होनी चाहिए। मतलब बिना चश्मे के आपको 6/6 6/6 100% आपको आप दोनों आँखों से दोनों आँखों से, और यहाँ पे मैडम ने बहुत अच्छा बताया है कि दोनों आँखों से इंडिविजुअली 6/6 की रोशनी होनी चाहिए। जी सर। जी। तो इस तरीके की अगर बच्चों को कोई भी क्वेरीज़ है तो सर वो अगर देखेंगे तो वो समझ पाएँगे। जी, बिल्कुल। ठीक है। सर कुछ एग्ज़ाम्स ऐसी होती है कि वो करेक्शन अलाउ करते हैं सर, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि लगभग हर एग्ज़ाम है जिसमें कि करेक्शन अलाउड रहता है, लेकिन करेक्शन के भी कई सारे तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो लेज़र होता है आँखों का, अगर हम उसकी चर्चा करें, जी। लेज़र कई तरीके का होता है। एक होता है जिसमें कि आँखों में कट लगाया जाता है। फिर हाँ, जिसको हम लोग फ्लैप बेस लेसिक बोलते हैं। जिसमें कि कॉर्निया या फिर हमारी पुतली पे जो हमें काला दिखता है, उस पर एक कॉर्निया में फ्लैप बनाया जाता है एक माइक्रो केरेटोम नाम के इंस्ट्रूमेंट से। ओके स माइक्रो केरेटोम लेसिक कई मामलों में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, स्पेशली डिफेंस में, आर्मी में, एयर फोर्स में, नेवी में। उसका कारण ये है कि क्योंकि ये सारे जो फील्ड्स हैं वो कॉम्बैट से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे चोट लग सकती है। तो जो फ्लैप आपकी कॉर्निया पे बनाया गया है वो उस हट सकता है एक अपनी जगह से। तो इसीलिए ये सारी संस्थाएं जो हैं वो फ्लैप बेस्ड सर्जरीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं। उनके पास स्पेशलाइज्ड मशीन्स रहती हैं, हमारे पास भी वही मशीन्स रहती हैं जिसको स्लिट लैम्प बोलते हैं। उस पे वो ये पता लगा सकते हैं कि आपने कट वाला लेसिक कराया हुआ है। तो इसीलिए सिर्फ पीआरके ही एकमात्र सर्जरी है लेज़र में। पीआर पीआरके, जी मैडम, इसका फुल फॉर्म है फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी। ये तो उसका अंग्रेजी भाषा का नाम हो गया, एक आम इंसान के समझने के लिए बिना कट वाला लेज़र। ओके मतलब कोई कट नहीं कोई कट नहीं लगता है, जिसमें कि डायरेक्टली लेज़र आपकी आँखों के ऊपर डाला जाता है, जिसके माध्यम से आपका चश्मा हट जाता है। जी, तो ये जो प्रोसीजर है ये सारी की सारी संस्थाओं में एक्सेप्टेबल होता है, सारी संस्थाओं में। हाँ सर, मैंने कई जो रिक्रूटमेंट्स आते हैं उन्होंने उसमें पढ़ा भी है कि कम से कम आप अगर आप सर्जरी भी करवा रहे हैं, तो उसका 6 मंथ हो जाना चाहिए। मतलब रिकवरी भी पूरी हो, उसके बाद वो लोग सर आपको लेंगे। जी, रिकवरी में देखिए, पीआरके सर्जरी के बाद रिकवरी, वैसे तो पूरा महीना लगता है रिकवरी होने में, बट करीबन 90 से 95% रोशनी 3 से 4 दिन में ही आ जाती है। अच्छा। तो हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं जो कि हफ्ते 10 दिन पहले जिन्होंने सर्जरी कराई है और वो एग्ज़ाम में निकल गए हैं।
लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो करीबन महीने भर का समय लेके आएँ, क्योंकि कई बार रिकवरी में महीने भर का समय भी लग सकता है। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि माइक्रो केरेटोम या कट वाला लेसिक ना कराएँ, क्योंकि वो आर्मी में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। स्पेशली आर्म फोर्सेस में वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। अगर आप करा के मान लीजिए निकल भी जाते हैं तो आप ही एट रिस्क हैं, क्योंकि किसी भी दिन आपके अगर आँख में चोट लगी तो आपका जो फ्लैप है, जो लेयर जो बनाई गई है, वो निकल सकती है। ठीक है। तो सर वो लोग मतलब जो आपने वो चेक कैसे करते हैं? जैसे वो हम लोग स्लिट लाइन नामक मशीन होती है स्लिट लाइन। जी हाँ, एक मशीन होती है जो कि आर्मी वालों के पास भी रहती है और वहाँ पे वो चेक करते हैं। तो पता चल ही जाता पता चल तो जाता है वैसे भी आप मेडिकल आउट हो ही जा जी, हो जाओगे आप। तो वो हाँ, लेकिन जहाँ तक एमपी पुलिस और इस तरह के जो एग्ज़ाम हाँ, एसआई में भी चल एसआई में चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतना वो डीप में नहीं देखते हैं और वहाँ पे कॉम्बैट होता उस लेवल का नहीं होता है जहाँ पे कि आर्मी का जी होता है। जी, तो सर ये जानकारी शायद बच्चों को काफी बहुत बेनिफिशियल रहेगी बहुत। क्योंकि सर आंखों से रिलेटेड बहुत समस्याएं होती हैं। जी, जी, बिल्कुल। सर एक जो बहुत कॉमन हमने प्रॉब्लम देखा है कि बच्चे आते हैं हमसे कहते हैं कि हमारे आंखों में कुछ भी प्रॉब्लम है ना? बोले हमको चश्मा लगा हुआ है। फिर उनसे पूछा जाता है कि आपने कहाँ आप मतलब किस डॉक्टर के पास गए थे आप? तो बोले नहीं हम तो चश्मे की दुकान पे गए थे और लगा दिया उन्होंने। तो सर इसे कैसे देखते हैं सर? क्योंकि सर क्या ये प्रॉपर है या उन्हें प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं, चश्मे का नंबर लेने के लिए और स्पेशली अगर किसी को पहली बार चश्मे का नंबर लग रहा है तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑप्टिकल स्टोर से चश्मे का नंबर ना लें। देखिए वहाँ पे एक्यूरेसी 95% तक जा सकती है, बट 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती है। कारण क्या है कि चश्मे का नंबर जब पहली बार लगता है तो आंखों में दवाई डालनी पड़ती है, डायलेट करना पड़ता है और फिर चेक किया जाता है। चेक डायलेट करने के बाद जो नंबर निकलता है वो 100% एक्यूरेट होता है ना, तो वो रीसेटिंग हो जाती है आईज की डायलेट करने से। हाँ तो इसलिए हमेशा अगर पहली बार नंबर ले रहे हैं आप तो ऑप्टिकल स्टोर से ना लेते हुए एक प्रॉपर चेकअप के द्वारा नंबर लिया जाए, एक डॉक्टर को दिखा के। हाँ सर, क्योंकि सर कई बार क्या होता है ना सिर्फ नंबर नहीं होता कहीं और दूसरी समस्याएं या प्रॉब्लम्स भी आईज में रहती आईज है। में रहती हैं एग्जैक्टली। आपने बहुत सही बोला है इस बारे में कि कई बार आंखों में एलर्जी रहती है, पानी आ रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल सर। फुंसियाँ हो रही होती हैं, कैलेजियन जिसको बोलते हैं वो हो रहा होता है, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो बेहतर यही है कि एक बार आप प्रॉपर चेकअप कराएं, जिसमें कि पहले आपका डायलिटेड एग्जामिनेशन होगा, पहले ड्रॉप डालेंगे, चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट डे बुला के फिर नंबर देंगे। और अगर इन केस कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि आपको पानी आ रहा है, एलर्जी है या फिर कुछ इन्फेक्शन है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है सर। हो जाता है। सर एक तो खुद मेरे साथ हुआ है सर, मेरा जो लेफ्ट आई था सर उसमें कॉर्निया क्या केस ही बोलते हैं सर, केरेटोकोनस का प्रॉब्लम हुआ था। ओके। हाँ तो सर मेरा भी सर्जरी हुआ था। अच्छा अच्छा। तो सर तब मुझे पता चला था कि सर ये सिलेंड्रिकल नंबर्स भी होते हैं। जी तो सर इसके बारे में बताइए सिलेंड्रिकल नंबर्स का जी क्या मीनिंग है? तो देखिए आंख में दो तरीके के नंबर पाए जाते हैं, एक होता है स्फेरिकल नंबर और एक होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल नंबर को सीधा नंबर बोला जाता है और सिलेंड्रिकल नंबर को हिंदी भाषा में तिरछा नंबर बोला जाता है। तिरछा नंबर निशानी होती है पुतली की समस्याओं की। पुतली की समस्या मतलब कॉर्निया, कॉर्निया के इश्यूज। फॉर एग्जांपल जैसा आपने बताया कि आपको केराटोकोनस था, बिल्कुल। केराटोकोनस में पुतली का शेप चेंज हो जाता है, उसमें जो उसका शेप नॉर्मल स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, साकार होता है। वो कोनिकल हो जाता कोनिकल हो जाता है। है। हाँ, वो मैडम सर बहुत अच्छे थे, मैं गई थी सेंटर पर साइड में। अरे सेंटोसाइड नहीं थे, हाँ हाँ वहीं से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा मैम का। डॉक्टर शिवानी के। उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया था कि आपके कॉर्निया का शेप ऐसा हो रहा है, तो अब इसको हम करने की मतलब जो जी है कि रोकने की कोशिश करेंगे। जी और सर होता क्या था मुझे कि कुछ चीजें दिख रही है अभी, थोड़ी देर बाद ब्लर हो जाएगी, फिर अगेन दिखने लग जाएंगी। तो शायद ये मेरा ऑब्जर्वेशन ही था सर कि मैं मुझे खुद लगा कि अभी मुझे पढ़ने में आ रहा है क्लियर और थोड़ी ही देर में वो ब्लड। ब्लर हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में क्लियर, फिर ब्लर। सर 2 बार नंबर भी दिखवाया मैंने, तब वो भी सर मैंने आई स्पेशलिस्ट को ही दिखाया था, पर उन्होंने लिखा था वहाँ पे कि मुझे सिलेंड्रिकल है, पर उन्होंने उतना एक्सप्लेन नहीं किया मुझे। जी जी। तो वो और बढ़ गया सर, मतलब 2 सालों में वो ज़्यादा बढ़ गया था सर। फिर आपका शायद C3R हुआ है। हाँ सर, वो 45 मिनट का सर्जरी था सर। वो लेट के ड्रॉप डाली होगी और तो परसों लाइट आई। हाँ, वो जी जी। था, तो मतलब मुझे उससे वो ये होगा कि एक अच्छा हो गया कि शायद मुझे कभी नियर साइट का प्रॉब्लम नहीं होता था। एग्जैक्टली ये बात से। मैम ने मुझे जी बताया था। तो सर एक थोड़ा-सा अपन अगर आम भाषा में बच्चों को बताना चाहें कि किस तरीके की समस्याएँ होती हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया
और ये 2 मेन ही जी। होते हैं। तो देखिए, मायोपिया का मतलब है माइनस का चश्मे का नंबर। इसका मतलब क्या है रियल लाइफ में कि आपको दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है और पास की रोशनी अच्छी है, जी। जिसमें कि माइनस के नंबर आते हैं। और मोस्ट कॉमन यही होता है, हाँ मतलब सर, जो यंग जनरेशन है उनमें यही होता है ना सर? मैक्सिमम लोगों को माइनस का ही नंबर रहता है, -1 -2 इस तरीके के नंबर रहते हैं। और अगर कुछ मामलों में पुतली में कुछ अगर इशू है तो सिलिंड्रिकल नंबर भी रहते हैं। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में ना दूर की चीज़ें स्पष्ट होती हैं और ना ही पास की चीज़ें स्पष्ट होती हैं, दोनों में ही दिक्कत आ रही होती है। और ऐसे मामलों में हम प्लस का नंबर देते हैं, +1 +2 इस तरीके के नंबर चलते हैं। जी सर। तीसरा होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म का मतलब है आंखों में तिरछा नंबर, जो कि जैसे आपने सुना होगा कि इनको सिलिंड्रिकल नंबर आ गया है -0.5 का या फिर -1.5 का, जो कि अगर दोनों आंखों में बराबर है या फिर सिमेट्रिकल है। जैसे अगर इस आंख में मेरे को -0.75 का नंबर है और वो पर्टिकुलर एक एक्सिस पे है, हाँ। और वही एक्सिस उस दूसरी आंख में भी आ रही है या फिर काफ़ी सिमेट्रिकल है, तो ऐसे मामलों में देखा जाता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे आपने अपना प्रॉब्लम बताया, जी। उसको बोलते हैं हम लोग केराटोकोनस। केराटोकोनस में प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि कॉर्निया का शेप चेंज हो जाता है और जो तिरछा नंबर है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। वो बेसिकली नंबर बढ़ता ही चला जाता है। बढ़ता ही है सर। जी, कभी नंबर आ रहा है हाँ, -1.5, हाँ, वो फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन रहती है और उसमें एक्सिस भी चेंज होती रहती हाँ सर, एक्सेस। सर, एक बाइनोकुलर विजन क्या होता है? जी। ये मैंने सुना था ये है। बात। बाइनोकुलर विजन का मतलब होता है दोनों आंखों में देख के, जब फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं तो हमारा यूनिओकुलर विजन होता है। यूनिओकुलर विजन में क्वालिटी ऑफ विजन तो अच्छी रहती है, आपको 6/6 भी दिखाई रहता है, बट उसमें डेप्थ परसेप्शन नहीं होता है। बाइनोकुलर विजन में डेप्थ परसेप्शन होता है। तो इसीलिए हमारी दोनों आँखों का फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी दोनों आँखें एक समान काम करेंगी तभी हमें डेप्थ का अंदाज़ा लगेगा, जी सर। है ना? तो जिसको 3D इफ़ेक्ट बोलते हैं। 3D इफ़ेक्ट तभी आ सकता है जब आपकी दोनों आँखें काम कर रही हों, जिसको बाइनोकुलर विज़न बोलते हैं। जी। तो सर, ये जो एक आँख बंद करके जो चेक करते हैं, वो यही चेक किया जाता है क्या सर? वो तो एक-एक हर आँख की प्रॉपर रोशनी चेक करते हैं कि 6/6 है कि 6/9 है, तो उसमें सारा देख लेते हैं, सारा देख नॉर्मल विजन भी और डेप्थ भी, डेप्थ दोनों ही भी देख क्लियर जी, कवर हो जाता है। जी। ठीक है सर। और सर, अभी तो आप देख रहे हैं सर, अभी मॉडर्नाइज़ हो गया है सब कुछ, मतलब लैपटॉप और कंप्यूटर से इसके बिना तो दिन चलता नहीं है। और सर, बच्चों को, मतलब छोटे बच्चों को तो फिर भी सर आप डाँट सकते हैं। लेकिन सर, ये जो टीनेजर्स हैं, सर ये तो इनका स्क्रीन टाइम बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा है और स्पेशली कोविड के बाद स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा क्योंकि सर सारा ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सब, पढ़ाई देख लो आप, होमवर्क स्कूल में जो भी बच्चों को मिलता है। जी। तो सर अब देखो सर, ये तो पक्का है कि हम मोबाइल तो ले नहीं सकते बच्चों से, क्योंकि कहीं न कहीं हम ही दे रहे हैं उनको, क्योंकि मेरा मोबाइल मोबाइल पे ही सारा काम टिका हुआ है। तो सर अब विज़न जो होता है, कहीं न कहीं बच्चों को सब, हर दूसरा स्टूडेंट प्रॉब्लम से को सफ़र कर रहा है। या तो उसको आँख में पानी आ रहा है, या आँखें लाल हो जाती है थोड़ी देर के बाद, और विज़न तो सर होगा ही होगा। तो सर करें क्या सर इस सिचुएशन को देखिए, कैसे? ये इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन। मतलब कि लंबे समय तक स्क्रीन के सामने समय गुजारने के कारण आँखों का थकना और आँखों में ड्राइनेस पैदा होना। पिंपल्स। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है थोड़े-थोड़े अंतराल में ब्रेक लेना, लंबे समय तक स्क्रीन पे काम ना करना। हर 20-25 मिनट बाद थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया 5 मिनट का, थोड़ा-सा स्क्रीन से नज़र हटा ली, बाहर होके आ गए। एसी चेंबर में लंबे समय तक काम ना करना। एसी की हवा बहुत ड्राई और बहुत कूल होती है। ठंडी हवा होती है और बहुत ही सूखी हवा होती है, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती है। वो ड्राइनेस पैदा करती है। तो इसलिए आप थोड़ी देर एसी बंद करके देख सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक काम करते हैं एसी में तो ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल करिए। कमरे में ह्यूमिडिफायर लगाइए, ब्रेक्स लेते रहिए, है ना? और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, कुछ स्पेशल आई ड्रॉप्स होती हैं जो ओवर द काउंटर आपको किसी मेडिकल स्टोर्स पे भी मिल जाएँगी, जिनको हम लोग लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप बोलते हैं। मतलब आई टोन और इस तरह की ड्रॉप्स ना डालते हुए आप एक ऐसी ड्रॉप डालें, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, जिससे आँखों को थोड़ी माने नमी पहुँचे, वो सूख रहा, ड्राइनेस का। ड्राइनेस कम हो जाए। और ड्राइनेस अगर कम होगी तो आपकी आँखें रिलैक्स महसूस करेंगी और आँखों की हेल्थ अच्छी रहेगी। जी सर। मेन कॉज़ है ड्राइनेस, तो ड्राइनेस को आपको हर हालत में प्रिवेंट करना ही है। मतलब यही है कि थोड़ा कंटिन्यू ना बैठे स्टूडेंट, अगर कुछ थोड़ा-थोड़ा पढ़ भी रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक ब्रेक ले, लेते रहें। थोड़ा घूम के आ जाएँ, थोड़ा जी। नेचुरल लाइट देख लें, या बाहर जी, जी, से। सनलाइट एक्सपोज़र स्पेशली बच्चों में बहुत ज़रूरी है।
एडल्ट्स में तो खैर उतना अब जो नंबर आ चुका है वो तो आ चुका है। बच्चों में अगर नंबर को प्रिवेंट करना है हमें तो उनको सनलाइट एक्सपोजर और ओपन एयर एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे घरों में रहते हैं, होमवर्क करते हैं घरों में या फिर लंबे समय तक लो लाइट में होमवर्क करते हैं, उस कमरे में अंधेरा है और फिर भी होमवर्क करे जा रहे हैं, बाहर खेलते नहीं हैं, उनको चश्मे का नंबर आने की संभावना ज़्यादा होती है। अच्छा। और सर जैसे छोटे बच्चों में देखा गया है सर कि जैसे चश्मा लगता है हमको तो सर वो क्या समय के साथ खत्म हो बढ़ता जाता है वो, नहीं बढ़ता बढ़ता है, बढ़ता है। कभी नहीं होता ना सर तो सर ये बहुत मिथ है लोग माइनस का नंबर अगर एक बार बच्चे को आ गया है तो फिर वो नंबर नहीं उतरते हैं, वो नंबर इनफैक्ट बढ़ते हैं समय के साथ साथ। 17-18 साल की उम्र तक नंबर बढ़ते हैं। चश्मे का नंबर हाइट की तरह है। किसी की हाइट अगर 5 फुट 9 इंच हो गई है तो 5 फुट 8 इंच पे कभी नहीं पहुंचेगी। ये तो लोग तो सर अभी तो आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया ऐसे ऐसे दवाइयां आती सर वो ऐसे थोड़ा बच्चे क्या होते हैं बच्चे भी और बड़े भी सर सही बात। तो सर ये क्वेश्चन उनको जानना जरूरी है कि मतलब जैसे हम भी सर आप डॉक्टर है आप समझ सकते हैं हमारे पास बच्चे आते हैं बोलते हैं हमारी हाइट बढ़ा दो सर तो ये भी तो सर एक पर्टिकुलर एज की बात तो पॉसिबल नहीं होता है नहीं सर सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर से हम मिल लिए उन्होंने हमको यही बोला कि आप एक 17-18 मतलब 17 तो 18 तो बॉयज के लिए गर्ल्स के एक बार मेंसेस आ जाते हैं तो हाइट बहुत नहीं बढ़ती नहीं बढ़ती है। तो वैसे सर चश्मा भी कभी खत्म नहीं होता है। चश्मा उतारने का एकमात्र तरीका है लेजर। चश्मा आपका नहीं वापस नहीं जा सकता है। अगर वो -1.5 पे पहुंच गया है तो -1 पे वो कभी नहीं जाएगा। जी तो तो आप या तो सर्जरी करवाएं या कोई ऐसी चीजें ना खाएं इसको सर्जरी बोलना थोड़ा डर लगता है लोगों को, सर्जरी शब्द से। तो ऐसा सर्जरी नहीं है ये इसको प्रोसीजर बोल सकते हो। देखिए, ये सर्जरी या फिर ये प्रोसीजर बहुत ही पेनलेस होता है। इसमें ना तो कोई दर्द आपको होता है, ना आपकी आंखों पे कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, ना कोई टाका लगता है, ना कोई चीरा लगता है, कोई पट्टी लगती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। आपको बस एक टेबल पर करीबन 15 से 20 मिनट के लिए लेटना होता है। और अगर आप लेजर की बात करें तो लेजर तो सिर्फ 15 से 20 सेकेंड ही फायर होता है बस, उसी में ही आपका चश्मा उतर जाता है। तो चश्मा उतारना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चश्मा उतारने से पहले अगर अच्छे से आपका चेकअप हो गया है तो बहुत इजीली ये प्रोसीजर किया जा सकता है। मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं के तो सर चश्मा नहीं जाने नहीं नहीं, खाने से, घास पे चलने से हाँ वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना सर या फिर एक पर्टिकुलर कोई दवा डालने से, है ना, इस सर तरह के जो वो नंबर नहीं जाता है। नंबर ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है सर एक प्रॉब्लम और देखा गया है बच्चों में या डिफेंस में जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है वो सर होता है कलर ब्लाइंडनेस तो सर उसके बारे में कुछ बताइए देखिए, कलर ब्लाइंडनेस एक इनबिल्ट चीज है। इसका मतलब क्या है, जैसे किसी का रंग सांवला होता है, सांवला होना कोई बीमारी थोड़ी ना है। हाँ, किसी का रंग गोरा होता है, यूरोपियंस गोरे होते हैं, नीग्रोस ब्लैक होते हैं, बिल्कुल। तो वो कोई बीमार थोड़ी ना है। उसी तरह कलर ब्लाइंडनेस एक नेचुरली आपको दिया गया एक ट्रेट है भगवान द्वारा। अच्छा तो वो कोई बीमारी नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, दुर्भाग्यवश कि कलर ब्लाइंड लोगों को कुछ कुछ संस्थाएं एक्सेप्ट नहीं करती। कारण क्या है कि वहाँ कलर का इंपॉर्टेंस बहुत है। फॉर एग्जांपल रेलवेज हो गया। रेलवेज में अगर रेड आपको ट्रैफिक सिग्नल में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कैसे ले सकते हैं आप? वो रेड और ग्रीन कलर तो आपको पहचानना पहचानना आना चाहिए। सेम चीज सर डिफेंस में भी सेम डिफेंस के साथ है। कि अगर चलो आप युद्ध पे चले गए या कोई कॉम्बैट है और कोई आपको झंडा दिखा रहा है तो आपको समझ गए समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए दुर्भाग्यवश और दूसरी बात क्या है, कलर ब्लाइंडनेस का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं। जी सर शायद ये जेनेटिक जेनेटिक है, डिसऑर्डर भी नहीं बोलना चाहिए, ये आपको भगवान ने ऐसे ही बनाया है बेसिकली, ऐसा बोलना चाहिए आपको। किसी की हाइट अगर छोटी रह गई है, 5 फुट 2 इंच रह गया, तो अब वो बीमार थोड़ी ना है, वो तो भगवान ने ऐसे ही बनाया। एक सोशल इम्पैक्ट होता है ना बार बार लोग उसको परेशान हाँ, या बोलते एक्चुअली हैं बार बार अब वो जाता है किसी एग्जाम में, वो बाहर हो जाता है तो फिर लोग उसको वैसा मानना शुरू कर देते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई नेचुरल है नेचुरली है। बस वो उनको सीख लेना चाहिए ज्यादातर लोगों में देखा जाता है कि रेड और ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर्स में डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। और ये तीनों ही कलर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली रेड और ग्रीन Kind of. इसी का कलर ब्लाइंड कलर में। उसी के लिए सर एक बुकलेट आता है बुकलेट आता है, इसको इशारा चार्ट बोलते हैं, उसमें हम पढ़वाते हैं और वो तुरंत पकड़ में आ जाता है कि कलर ब्लाइंड आप हो के। जी सर सर हमारी फील्ड में भी सर मोस्टली ये देखा गया है कि जो जैसे जो कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं वही लोग सर मतलब एग्जामिंग कर लेते हैं
मतलब तो सर मैं आपसे यही पूछना है कि जो एग्जामिनेशन है, क्या वो भी प्रॉपर डॉक्टर के प्रॉपर थ्रू हो? डॉक्टर से होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस किसी को घोषित करना या किसी को डिक्लेयर करना एक बहुत सीरियस चीज़ है, बिल्कुल। क्योंकि उसके दिमाग पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप नहीं समझ सकते हैं। वो 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है बच्चा और आपने उसको बोल दिया कलर ब्लाइंड है, तो वो फिर उसको कैसा लगेगा। तो इसलिए 100% कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉपर डॉक्टर के द्वारा ही चेकअप होना चाहिए। तो इसलिए ये मतलब आप उसके बिना नहीं कर सकते हैं कि प्रॉपर चेकअप के लिए। सर हम लोग एक प्रोसीजर मतलब फौज में होता है कि मतलब जैसे कुछ भी पेन या कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करके आई बॉल्स को मूव करवाते हैं सर। तो उसमें क्या देखा जाता है सर? आई बॉल्स द हेड स्टैटिक रहता है और बोलते हैं कि बस जैसे वो अगर मैंने ऊपर मतलब आई बॉल्स हाँ, तो वो जो उसको वो भेंगेपन का टेस्ट होता है स्क्विंट का। जी, तो वो स्क्विंट या देखा होगा आपने जिन लोगों की तिरछी निगाहें हो जाती हैं या फिर जो स्क्विंट बोलते हैं हिंदी भाषा में भेंगापन बोलते हैं, तो वो टेस्ट करने के लिए वही तरीका जो आप बता रहे हैं ना कि एक पेंसिल या पेन लेके और सभी डायरेक्शंस में पेशेंट को देखने के लिए बोला जाता है। तो अगर भेंगापन होता है तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आँख मूव नहीं कर पाती। हाँ, वो सही बोल जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी को यहाँ नहीं मूव कर पाती तो जैसे ही पेंसिल इधर जाएगी तो वो उधर नहीं देख पाएगा, गर्दन को घुमाए बिना। वो प्रोसेस है स्क्विंट आइज को स्क्विंट आई वो चेक देखने के लिए लीजिए। किया जाता है। स्क्विंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। तो सर इसका ट्रीटमेंट है क्या? स्क्विंट का 100% ट्रीटमेंट है, 100%। ठीक है। मैक्सिमम स्क्विंट्स को बहुत ही इजीली छोटे से 15 से 20 मिनट के प्रोसीजर से ट्रीट किया जा सकता है। स्क्विंट अपने आप में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, जिन लोगों को मान लीजिए बचपन में भेंगापन था, जनरली ऑपरेशन 18-19 के बाद ही किया जाता है। हाँ, उसके बाद ही हम लोग बच्चों में हम लोग नहीं करते हैं। तो बहुत ईज़िली 15 से 20 मिनट की एक छोटा-सा प्रोसीजर होता है जिसको मसल रिसेक्शन बोलते हैं। इसके द्वारा ये बड़ी ईज़िली किया जा सकता है। सर मेरी खुद की मदर है मतलब वो ऐसा बोलती है कि मतलब मेरे जो मामा जी हैं वो उनका कंप्लीट स्क्विंट है मतलब दिखता है। लेकिन जब वो छोटी थी मेरी मदर तो उनका था। वो उनका ऐसा कहना है कि वो जैसे-जैसे बड़ी हुई वो नेचुरली ठीक हो गया। बिल्कुल सही है। तो ऐसा होता है सर? एक्कोमोडेटर स्क्विंट्स जो होते हैं जो कि आँखों की ग्रोथ के साथ-साथ अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसीलिए तो 18 की साल तक वेट करते हैं। हाँ, कि वो अगर नेचुरल सही हो गया तो फिर तो दर्द फिर ऑटोमैटिकली वो अपने फिर सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्यों पड़ेगी? सही जी, सर। जी। ठीक है सर, कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहती। जैसे मोस्टली तो सर हमने सारे क्वेश्चंस जो बच्चों से रिलेटेड क्वेरीज है वो कवर कर लिए हैं। बाकी सर एक छोटा-सा क्वेश्चन है कि जो न्यूट्रिशन का क्या योगदान है? क्या-क्या न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा योगदान है आँखों में, लेकिन अगर कोई इंसान ये समझ रहा है कि उससे चश्मा उतर जाएगा तो वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, आँखों के लिए विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली वो फैटी एसिड्स होती हैं जो आँखों में ऑयल प्रोड्यूस करवाती हैं। आँखों को 2 ही चीज़ें चाहिए, एक पानी चाहिए और एक ऑयल चाहिए। एक यहाँ पे एक लैक्राइमल ग्लैंड होता है जो पानी निकालता है और यहाँ पर मीबोबियन ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल की अगर हमें क्वालिटी इंप्रूव करना है तो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डाइट में अच्छा होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अलसी है, घरों में जो अलसी आता है उसका आप आटा खा सकते हैं, ऐसे भी सूखा भी खा सकते हैं। अमेज़न वगैरह पे भी मिल जाता है यार। तो वो अगर आप खा सकें अपने उसमें तो अच्छा कंटेंट होता है उसमें ओमेगा 3 किसी भी एज ग्रुप के लिए? किसी भी एज ग्रुप के लिए। दूसरा नट्स में रहता है जैसे वॉलनट हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, इन सब में भी रहता है। तीसरा अगर आप देखें तो अगर जो लोग नॉन-वेज खा सकते हैं तो कोल्ड वाटर फिश जो होती है सैल्मन जिसको सैल्मन में रहता है। तो ये सारे रिच सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के। दूसरा है विटामिन ए जो कि गाजर में, पपीते में, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स इन सब में रहता है। हरी सब्जियों में इन सब में रहता है। तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको रिच मात्रा में लेने चाहिए जो कि हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। तो फल फ्रूट हो गए इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा कंटेंट रहता है। इनका बीटा कैरोटीन रहता है गाजर में, तो वो सब हाँ, यस। तो ये सब चीज़ों के कंज़म्पशन से आई हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है काफ़ी हद तक। मतलब जैसे आपका नंबर है तो उसको हम हाँ, थोड़ा रोक सकते हैं ऐसा हाँ, वो और आप ऐसा बोल सकते हो कि नंबर तो नहीं लेकिन हाँ, जैसे ड्राइनेस के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है, ड्राइनेस से भी थोड़ा बहुत चश्मे का नंबर आ जाता है। ड्राइनेस जिन लोगों को ज़्यादा होती है, उनकी कॉर्निया में प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स आपकी कम हो सकती हैं।
हो सकता है सर मेरा जब आई प्रॉब्लम हुआ था ना सर, मुझे क्या है ये एलर्जीज है बहुत चीज़ों से, तो मुझे ना इचिंग होता है आई के पर्टिकुलर एरिया में। तो तब मैंने ऑब्जर्व किया, मैम ने मुझसे पूछा था कि आप बहुत रब करते हो क्या आईज? यस, रबिंग तो वो इट्स अ गुड आइडिया। सर मुझे तब तक नहीं पता था, मतलब 2-3 साल पहले तक मुझे नहीं पता था कि रब नहीं करना चाहिए आईज को। आँखों को रब करने से केराटोकोनस डेवलप हो सकता होता है। है। तो सर वो क्या होता है ना, वो इतना इचिंग होता था कि मुझे कंट्रोल अनकंट्रोल्ड हो, रोया नहीं होता कुछ चीज़ों से मुझे पर्टिकुलर से सिट्रिक एलर्जी है, और तब पता नहीं था मुझे सर उस समय तक। जी। वो मैंने बाद में टेस्ट करवाए तब मुझे पता चला। जी। तो मैं बहुत रब करती थी, तो मैम ने तो पता कर लिया। फिर मैम आपको कैसे पता चला? बोले नहीं तभी होता है ये प्रॉब्लम जब बहुत ज्यादा रब कर। जी। तब से तो सर मैंने छोड़ दिया। हाँ जी। और सर आजकल ये आप बहुत देख रहे हैं, ऐसे वायरल वीडियोस होते हैं, एक तो वो जो टब होता है या एक बोल लेते हैं, उसमें ठंडा पानी लेते हैं और हाँ सर, और फेस और आईज पूरा उसमें डिप करते हैं। तो सर वो क्या वर्क करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसा वक्त नहीं। कुछ नहीं करता है ना सर? वो ऐसा बोलते हैं सब, फेस के लिए आईज के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो आईज बकेट चैलेंज और हाँ अभी पता नहीं क्या क्या सब तो नहीं नहीं, उससे आंखों का कोई संबंध नहीं है। नहीं है ना, आंखों से तो कुछ नहीं, शायद स्किन पे थोड़ा बहुत शायद ग्लैमर। वेरी अनलाइकली, वेरी अनलाइकली। वही। श्योर श्योर। और सर कुछ आपके लाइफ में जैसे अब यहाँ तक आए, जैसे कोई ऐसी स्टोरी या कोई मोटिवेशनल स्टोरी जो अभी काफी सारे ऐसे, अभी जस्ट कल ही मेरी बात हुई एक स्टूडेंट से, छिंदवाड़ा से वो स्टूडेंट है। जी और उनका क्या था कि काफी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे वो चश्मा हटाने की, और उनका अभी जस्ट शायद कल ही परसों मेडिकल कंप्लीट हुआ है उनका। अच्छा हाँ, तो वो हमारे पास करीबन 4 या 5 दिन पहले ही यहाँ पे आए, और वो काफ़ी टेंस थे। वो इतनी ज़्यादा परेशान थी वो लड़की कि सर मेरा तो 4-5 दिन बाद ही मेडिकल है, और मुझे तो चश्मे का नंबर है 3.5 नंबर था उसका माइनस में। तो शुरुआत में तो हम लोग यही बोलते हैं कि आपको पहले आना चाहिए था, बट फिर भी हमने उनका पीआरके किया, और उनका अभी फ़ोन आया कि उनका मेडिकल क्लियर हो गया है। तो ऐसे केसेस में बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है, और बहुत ज़्यादा एक खुशी मिलती है कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, और इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आपकी और हमारी फील्ड, जैसे चलो आप ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन सब जब किसी की लाइफ बन जाती है उस छोटे से प्रोसीजर से, एग्जैक्टली। तो मतलब काफी खुशी मिलती होगी कि बहुत बच्चे खुशी, को आपने एम्प्लॉयमेंट दे दिया सर। बहुत खुशी मिलती कि हम किसी भी तरीके से उसकी मदद करता है, उसकी लाइफ में कुछ योगदान कर पाए, तो बहुत अच्छा लगता है। और सर लास्ट में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर स्टूडेंट्स को या हर एज ग्रुप के लोगों को, आंखों से रिलेटेड कैसे वो ध्यान रखे, क्या कर सकते हैं सर? देखिए, आंखों में एक तो रबिंग, जैसे मैडम ने बताया कि रबिंग नहीं करनी है। अगर आपको एलर्जीज हो रही हैं, आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसा कोई मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ नहीं लेनी है। प्रॉपर आई चेकअप कराइए, चश्मे का नंबर सही पहनिए। चश्मा का, अगर चश्मे हटाने का आपका कुछ भी है, फॉर एग्जांपल आप आर्मी है, सोच कुछ भी, तो एक प्रॉपर समय लेके आइए, करीबन महीने भर का एक गैप रखिए एग्जाम के बीच में और इस प्रोसीजर के बीच में। ठीक है सर। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना प्रीसियस टाइम हमारे लिए रखा सर। थैंक यू वेरी मच सर। सैल्यूट एकेडमी की तरफ से, हमारे जो डायरेक्टर सर है धर्मेंद्र सिंह झाला की तरफ से, और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ब्लेसिंग्स है सर आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ही ऑथेंटिक है। जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और सर का जो नंबर है अगर आप सर से संपर्क करना चाहते हैं तो वो हम कैप्शन में डाल देंगे। आप कभी भी सर से आके मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।